दोस्तों, मैं मोहित मिश्रा आपके सामने लेके आया हूँ कड़वी बातें। चूंकि ये बातें कड़वी हैं तो कुछ लोगों को ये बातें कड़वी ही लगेंगी। सबसे पहले आप सभी को गुड़ी पड़वा, नवरात्रि, चेती चांद की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड़ी पड़वा पर सबसे अच्छा मुहूर्त होता है शॉपिंग करने का, नई नई चीजें खरीदने का, और उससे भी अच्छा मुहूर्त होता है गोल्ड खरीदने का। गोल्ड से मुझे एक चीज याद आ रही है कि पिछले 35-40 दिन से हमारे ज्वेलर्स लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो उससे मुझे गोल्ड का टॉपिक याद आया जिसके ऊपर आज का ये वीडियो है। सबसे पहले हम उस हड़ताल को छोड़ते हुए कॉमन टॉपिक पर आते हैं कि गोल्ड खरीदते टाइम हम कौन कौन सी चीजें याद रखते हैं और कौन कौन सी चीजें हम याद नहीं रखते हैं। सबसे पहले मैंने आज 10 लोगों से पूछा रैंडमली कि भाई आप लोग गोल्ड कहां से लेते हो। उन 10 में से 8 लोगों का सेम आंसर था, हमारा एक फैमिली गोल्ड स्मिथ है जिससे हम सालों से लेते आ रहे हैं। कोई कह रहा है मेरा फ्रेंड ही ज्वेलर्स है, मैं उससे लेता हूँ। कोई बोल रहा है कि मेरी कॉलोनी में एक ज्वेलर्स है जिससे मैं लेता हूँ। हमारी शादियों में, पापा की शादी में, भैया की शादी में, दीदी की शादी में, सबके यहाँ वहीं से ज्वेलरी बनी हुई है तो हम वहीं से लेते हैं। 2 लोगों ने बोला है कि भाई गोल्ड है कहीं से भी ले सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। 8 लोगों का लेकिन सेम ही आंसर है। अब मैं आपको बताता हूं कि गोल्ड ऐसी चीज है हम कहीं से भी ले सकते हैं, फिर भी हम क्यों डरते हैं गोल्ड लेने से। हमें क्या लगता है कि गोल्ड के बारे में हम कुछ जानते तो है नहीं, तो जहां पर हमारा ट्रस्ट है हम वहीं से गोल्ड लें, वो लेना बेटर रहेगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जहां हमारा ट्रस्ट है हम सबसे ज्यादा वहीं ठगे जाते हैं। मैं बताता हूं कैसे। जब मैंने उन 8 लोगों को बोला कि अगर आप 22 कैरेट का कोई ज्वेलरी लेते हैं और वो आपको 20 कैरेट का पकड़ा देता है, 2 कैरेट कम, मतलब कि आपका 10% का नुकसान, तो आप कैसे पता करोगे कि वो 20 कैरेट का है 22? आप तो गोल्ड के बारे में इतना जानते नहीं हो। तो लोगों का रिप्लाई आया कि भाई हम नहीं जानते तो क्या हुआ, वही हमारे पहचान का है, हमारा रिश्तेदार है, हमारे मोहल्ले का ज्वेलर्स है, हम सालों से लेते आ रहे हैं, वो ऐसा हमारे साथ क्यों करेगा। मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, बट फिर भी आपको सोचना चाहिए ना इसके बारे में। तो लोगों का कहना है अरे यार जब हम रिटर्न करने जाते हैं ना वो सोना, तो वो उसी कैरेट के भाव से लेता है। कितना बढ़िया जवाब है। कितने % लोग रिटर्न करने जाते हैं? किसी ने अपनी लाइफ में अगर 5 लाख का सोना खरीदा होगा पूरी लाइफ में, तो वो याद करेगा उसने पूरी लाइफ में कितनी बार रिटर्न किया है। मैं बताता हूं, अगर 5 लाख का किसी ने सोना खरीदा होगा पूरी लाइफ में, 50,000 रुपए तक से ज्यादा रिटर्न कभी नहीं किया होगा। और अगर किया होगा तो उसी ज्वेलर्स के पास जाके रिटर्न करके उसी से दूसरी ज्वेलरी खरीदी होगी। मेरे कहने का मतलब है पहले मिलावटी सोना खरीदा, उसमें से कुछ वापस किया, फिर मिलावटी ले लिया। अब आप बोलोगे मैं इतना दावे के साथ कैसे बोल सकता हूं कि वो सोना मिलावटी है। मैं आपको बताता हूं एक छोटा सा एग्जांपल। मैंने एक रिंग खरीदी एक अपने होम टाउन के बहुत फेमस ज्वेलर्स से, जो कि हमारा फैमिली ज्वेलर्स है, बहुत काफी सालों से हम उससे लेते आ रहे हैं। जब मैंने देखा कि मेरी रिंग पुरानी हो गई है तो कौन अपने होम टाउन जाए, मुंबई में मैंने तनिष्क में एक जगह पता किया कि भाई चलो ये मैं रिटर्न करता हूँ, दूसरी मुझे आप अपने यहाँ से दे दो। 4% रिडक्शन के तौर पर रेडी हो गए। जब ये चेक होने गई ना तो 22 कैरेट की बजाय 19 कैरेट की निकली, मतलब 3 कैरेट कम। मैंने उनसे बोला भाई आपकी मशीन ना खराब होगी, क्योंकि मेरा ज्वेलर्स तो पहचान का है, वो मुझे अच्छे से जानता है। उसने बोला तो आप वहीं बाकर रिटर्न कर दो, वहां से आप पैसा ले लो और यहाँ हमसे ले लो। बिकॉज आप अगर हमारे यहाँ की कोई भी ज्वेलरी इस मशीन में चेक करेंगे तो उतना ही कैरेट बोलेगी, बट आपकी ऐसा नहीं बोल रही है। तब जाके मेरी आंखें खुली कि मेरे साथ हुआ है या सबके साथ होता है। तब मैंने पता करना स्टार्ट किया तो ये 80% लोगों के साथ यही होता है। वो होता क्यों है एक्चुअली, हम ध्यान किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ना हमें गोल्ड हमेशा हॉलमार्क वाला ही लेना चाहिए। कोई भी ज्वेलरी हम ले हॉलमार्क वाली। हॉलमार्क वाली ज्वेलरी से हमें क्या फायदे क्या नुकसान है? फायदा ये है कि हम किसी बच्चे को भी भेज दें हॉलमार्क वाला ज्वेलरी खरीद के आ जाए तो वो प्योर ही खरीद के आएगा, क्योंकि इसमें हॉलमार्क ज्वेलरी है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि हमको 2% वैट देना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को। हम वो वैट बचाने के चक्कर में हम विदाउट हॉलमार्क वाली ज्वेलरी ले लेते हैं। अगर हम 1 लाख का सोना लेते हैं और 2,000 रुपए वैट दे भी देते हैं, वो 1,02,000 का हमें पड़ता है, तो ये ज्यादा अच्छा है कि हमें शुद्ध सोना मिल गया, या फिर ये ज्यादा अच्छा है कि हम बिना बिल के 1 लाख रुपए वाला गोल्ड लेते हैं और वो हमें 2 कैरेट कम करके मिलावट करके देता है, तो 90,000 का सोना पड़ता है, 10,000 का सीधा सीधा नुकसान हो गया है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब इंडिया में 65 से 70% पॉपुलेशन ना गांव में रहती है। जब 65 से 70% पॉपुलेशन गांव में है तो गांव की पब्लिक क्या करती है, गोल्ड लेती है, कभी जरूरत पड़ती है पैसे की तो वो वही गोल्ड सुनार के रख के पैसे उधार ले लेती है, जिससे उनका उससे रिलेशन बना रहता है और वो नकली गोल्ड हमेशा लेते रहते हैं।
नकली जब मैं बोल रहा हूं तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई और मेटल है वो गोल्ड, बट वो गोल्ड में मिलावट है। अब इसका एक ही तरीका है कि हम हॉलमार्क वाली ज्वेलरी लें, और दूसरा तरीका है कि इसको परमानेंटली गवर्नमेंट ने ये सॉल्यूशन निकाल दिया है इसका कि 1% एक्साइज ड्यूटी ऑर्नामेंट्स में लगेगी। अब 1% एक्साइज ड्यूटी के चक्कर में 40 डेज मतलब 40 दिन से सारे ज्वेलर्स पूरे इंडिया भर के हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं और वो इस चीज की हड़ताल कर रहे हैं कि हम 1% एक्साइज ड्यूटी नहीं देंगे। अरे भाई उनको देना ही नहीं है, ये तो पब्लिक पे लगेगी, कस्टमर पे लगेगी 1% एक्साइज। तो 1% एक्साइज ड्यूटी में प्रॉब्लम क्या है? अगर गवर्नमेंट बोल दे कि 1% नहीं 0.1% भी एक्साइज लगेगा तो भी उनका विरोध जारी रहेगा। दिक्कत ये है जब भी एक्साइज लगने के बाद से रूल्स में काफी चेंज आ जाता है। एक्साइज लगने के बाद से क्या होगा, जितना भी ज्वेलर्स गोल्ड खरीदता है और जितना भी बेचता है ऑर्नामेंट्स बना के, दोनों का हिसाब किताब देना होता है। मैंने 1 तारीख को 1 किलो गोल्ड खरीदा और मैंने 30th को वो 1 किलो के ऑर्नामेंट्स बेच दिए, तो मैंने कितना गोल्ड लिया उसके बिल और कितना बेचा उसके बिल्स, वो सारे दिखाने होते हैं। अगर गोल्ड बच जाता है तो नेक्स्ट मंथ के स्टॉक में वो गोल्ड चला जाता है, मतलब जितना हमने गोल्ड खरीदा और जितने के ऑर्नामेंट्स बेचे बचा हुआ गोल्ड नेक्स्ट मंथ के स्टॉक में चला जाता है। और अगर हमने जितना खरीदा गोल्ड उससे ज्यादा का बेच दिया तो इसका मतलब वो बचा हुआ गोल्ड हमने कहीं और से लिया है या फिर स्मगलिंग से लिया है। प्रॉब्लम ये है कि गोल्ड ना ब्लैक मनी के लिए बहुत अच्छे से यूज होता है। 1 किलो गोल्ड आसानी से छुपा सकते हो आप कहीं भी, और 1 किलो गोल्ड आता कितने का है? 2.5-3 लाख रुपए का। तो ब्लैक मनी के लिए सबसे ज्यादा यूज गोल्ड होता है, और इस ब्लैक मनी पे पाबंदी के लिए एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है ताकि उन्हें पूरा हिसाब किताब देना पड़े। इसमें पब्लिक को दिक्कत होगी, मैं मान रहा हूँ 2% की दिक्कत होगी, लेकिन ज्वेलर्स को बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी ना आपने देखा होगा बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, बड़े बड़े बंगलो बना लिए ज्वेलर्स ने, वो किस वजह से बना लिए? मेकिंग कॉस्ट लेते हैं जो भी ज्वेलरी पे बोलो। कभी कभार तो आप जाओ ना अपने लोकल ज्वेलर्स के पास तो बोलते हैं अरे ठीक है आप व्यवहार के हो, आपसे मेकिंग कॉस्ट नहीं लेते हैं। भाई क्यों नहीं लेते हो? 22 कैरेट का रेट 25,000 रुपए चल रहा है 10 ग्राम का, चलो आपको 24,000 देते हैं और मेकिंग कॉस्ट भी नहीं लेते। क्यों भाई? मतलब वो मिलावट है, सीधा सीधा बात है। उनका ज्वेलर्स का मेन कमाई ही मेकिंग कॉस्ट होता है, वरना गोल्ड पे इतना ज्यादा कमाई नहीं होता है। बट वो गोल्ड स्मगल करते हैं, वहां बिल का पैसा बचाते हैं, यहाँ बचाते हैं, ऐसे करके वो अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाते जा रहे हैं। और आजकल आपने देखा होगा कोई भी गोल्ड स्मिथ, कोई भी ज्वेलर्स ना छोटा मोटा आदमी नहीं है, केवल वो इसी वजह से नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा ये कि जब भी हम गोल्ड खरीदे 2% वैट की बचत ना सोचते हुए हम हमेशा हॉलमार्क वाले गोल्ड लें और उसका हम लोग प्रॉपर बिल लें, ताकि हम ये निश्चिंत रहे कि हमने जो भी गोल्ड लिया है वो 100% प्योर है, जितना हमने रेट दिया है उतना ही है। हम कभी भी किसी पर भी ट्रस्ट ना करें। और अगर आपको मेरी बातों पे कभी भी डाउट आए तो अपने आसपास कहीं कोई भी ब्रांडेड ज्वेलर्स हो, लाइक तनिष्क है, पूना गार्डगिल है, आप वहां पर जाकर अपना गोल्ड चेक कर सकते हो मशीन में कि कितने कैरेट है, वहां पर आपको एक्जैक्ट पता लग जाएगा। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो कड़वी बातें ऑन फ्रॉड ज्वेलर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले फ्राइडे नाइट। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।